भाइयों, क्या हाल चाल है तुम्हारा? सब एकदम बढ़िया। तो यार सबसे पहले तो बहुत बहुत तुमको बधाई कि तुम यार क्लास 12th में आ गए हो और इस साल तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी है जो कि है यार बोर्ड। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि तुम इस साल फोड़ दोगे। और मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 1-2 साल से तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो और मुझे इतना प्यार दे रहे हो। और अगर तुम में से कोई ऐसा है जो मुझे अब तक नहीं जानता है तो भाई अब जान लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन। अरे भाई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इस बुक का लास्ट लेसन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको। एक्चुअली में आज के जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का नाम है द लास्ट लेसन। ये चैप्टर तुमको काफी मोटिवेट करेगी और कहीं कहीं तुमको काफी इमोशनल भी कर देगी। बहुत ही अच्छी कहानी है और आज के इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हो सकता है तुम्हारा सोचने का नजरिया बदल जाए। वो कैसे, वो तो यार तुमको चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो यार चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुमको फ्रैंको-प्रूशियन वॉर के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये जो फ्रैंको-प्रूशियन वॉर है ना, ये फ्रांस और प्रूशिया के बीच में हुई थी 1870 से लेकर 1871 के बीच में। अब तुम सोच रहे होगे कि यार फ्रांस के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन ये प्रूशिया क्या चीज है? अगर आज के समय में देखा जाए तो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट मिलाकर प्रूशिया बनता है। इन तीनों को मिलाकर उस समय में प्रूशिया कहा जाता था। तो जब ये वॉर हुआ ना फ्रांस और प्रूशिया के बीच में, तो उसमें प्रूशिया जीत गया, जिसको लीड कौन कर रहे थे? हमारे बिस्मार्क चचा। काफी बार तुमने इनका नाम सुना होगा हिस्ट्री में। तो जब प्रूशिया जीत गया तो इसने क्या किया, फ्रांस के 2 हिस्से इसने अपने कब्जे में ले लिए। पहला जो था वो है एल्सेक और दूसरा है लॉरेन। और इन दोनों को अपने कब्जे में करने के बाद प्रूशिया जो है इनके लोगों पर राज करने लगा। प्रूशिया ने यहाँ तक उन लोगों का लैंग्वेज भी छीन लिया। उनको साफ साफ कह दिया गया कि आज से तुम फ्रेंच नहीं बोलोगे बल्कि जर्मन बोलोगे, क्योंकि यार उनको अपना दबदबा बनाए रखना था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर ये अपनी लैंग्वेज बोलते रहेंगे तो ये कभी भी हार नहीं मानेंगे, तो इससे अच्छा है कि इनकी लैंग्वेज छीन लो। तो आज के इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो बच्चे उस समय स्कूल जाते थे और अपनी लैंग्वेज सीखते थे, फ्रेंच लैंग्वेज, उनको जब ये बात बताई गई कि आज से तुम फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन सीखोगे, तो उनपे क्या बीती। और उस टीचर के साथ क्या हुआ जो 40 साल से एक स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहा था। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं। इसमें एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है फ्रांस, और उसका ना पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, जैसे कि हमारा और तुम्हारा नहीं लगता। तो वो जो है ना उस सुबह स्कूल के लिए काफी लेट हो गया था। तो वो धीरे धीरे जा रहा था और उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि जो उसका टीचर है ना एम हेमेल, उसने उसको पार्टिसिपल्स पे याद करने के लिए कहा था और इसको पार्टिसिपल्स का पी तक नहीं पता। तो ये काफी ज्यादा डर रहा था कि अगर मैं स्कूल गया और एम हेमेल ने मुझसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछ लिया तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा और एम हेमेल मुझे डांटेंगे। तो वो सोचता है क्यों ना आज स्कूल बंक मार दूं और आराम से अपना पूरा दिन स्कूल के बाहर ही बिताऊं। वो नोटिस करता है कि दिन बहुत चमकीला और मौसम बहुत सुहाना था। जंगल की बाहरी छोर पर पक्षी चहचहा रहे हैं। आरा मिल के पीछे खुले मैदान में प्रूशियन सैनिक जो है वो परेड कर रहे हैं। ये सारे नजारे जो है ना उसको काफी अच्छे लग रहे थे एज कम्पेयर टू पार्टिसिपल्स के नियमों को याद करने के कंपैरिजन में। वो सोच रहा था कि पार्टिसिपल्स के नियम याद करने से अच्छा है कि मैं दिन भर बाहर रहूं और ये सारे नजारे देखूं। लेकिन उसने अपने माइंड को कंट्रोल किया और सोचा कि नहीं यार स्कूल चल लेते हैं। और फिर वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि यार वो ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो अब वो बताता है कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के पास में काफी सारी भीड़ लगी हुई थी। जो बुलेटिन बोर्ड है यार वो एक तरह का नोटिस बोर्ड है जिसपे पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें हो रही है वहाँ की, वो सब उसी पे आते हैं। जैसा कि जो फ्रांस है वो वॉर में हार गया तो वो नोटिस भी यार उसी बुलेटिन बोर्ड पे आई थी। सुखाड़ आ गया तो उसकी भी न्यूज यार उसी पे आई थी। बाकी जो कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स हैं वो भी यार उसी बुलेटिन बोर्ड पे आती है, मतलब कि उसी नोटिस बोर्ड पे आती है। तो जब वहाँ पर उसने भीड़ देखा तो वो सोचने लगा कि अब क्या बात हो गई, अब किसकी शामत आ गई, क्योंकि पिछले 2 साल से जो भी बुरी खबरें हैं वो वहीं आ रही है। तो हो सकता है इस बार भी कोई ना कोई बुरी खबर ही आई होगी। लेकिन वो वहाँ पर न्यूज को पढ़ने के लिए रुकता नहीं है, क्योंकि यार वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो चुका है। तो वो काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ जाता है। फिर जब वो तेजी से जाते हुए उस लोहार के पास से गुजरता है जो अपने चेलों के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो वो उसके पीछे से बोलते हैं, बब इतनी तेजी से मत जाओ, तुम स्कूल टाइम पर पहुंच जाओगे। उस बच्चे को लगा कि शायद ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कुछ भी नहीं बोलता है और सीधा हाँफते हुए एम हेमेल के पीछे बगीचे में पहुंच जाता है। रोज जब स्कूल की शुरुआत होती थी तो काफी हल्ला होता था, जिसकी आवाज या तुम रोड तक सुन सकते थे, जैसे कि डेस्क का खोलना और बंद करना, अच्छे से समझाने के लिए स्टूडेंट को अपने कान के ऊपर उंगली रखकर जोर जोर से चिल्लाने के लिए बोलना कि लाउड आवाज में चैप्टर को बोलो ताकि वो तुमको याद हो जाए। टीचर का वो बड़ा सा रूलर जिसको वो बार बार डेस्क पर बजाते थे, उन सब की जो आवाज है, उन सब का जो शोर है ना, वो स्कूल के बाहर रोड तक आती थी। लेकिन आज सब चीज शांत था। उस लड़के ने सोचा कि डेली तो शोर होते रहता है, तो उसी बीच में छुप छुपा कर अपने डेस्क पर चला जाऊंगा। लेकिन आज तो बिल्कुल शोर नहीं हो रहा था, एकदम शांति थी। ऐसा लग रहा था कि आज रविवार का दिन है, क्योंकि संडे के दिन स्कूल बंद होता है और एकदम शांत होता है स्कूल। तो उसको ऐसा ही लग रहा था। खिड़की से उसने देखा कि जो उसके क्लासमेट है वो अपने बेंच पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बैठे हुए हैं, और जो उनके टीचर है एम हेमेल, वो अपना बड़ा सा रूलर लेकर, जो कि बहुत ही भयंकर दिखता है, उसको लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। ये यार मुझे अपने बचपन की याद दिला रहा है, क्योंकि जब मैं भी लेट हो जाता था तो काफी डरता था कि टीचर आज मारेंगे। उनका वो बड़ा सा डंडा मुझे आज भी याद है।
सब डरते हैं यार। उसने दरवाजा खोला और सबके सामने वो अपने डेस्क पर चला गया। उस समय हमें काफी शर्मिंदगी भी महसूस होती है। तुम यार इमेजिन कर सकते हो कि जब तुम भी जाते थे तो तुम्हें काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और ऑब्वियसली बात है, डर तो लग ही रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसको मार वार बिल्कुल भी नहीं पड़ी, बल्कि उसके जो टीचर थे एम हेमेल, उन्होंने उसको देखा और बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ कहा कि ओ नन्हे फ्रांस, जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे आज। बेंच के ऊपर से कूद कर वो अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। जब तक कि वो अपने डर पे काबू पाता, उसने देखा जो उसके टीचर हैं, उन्होंने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालीदार कमीज और पूरी तरह से कढ़ाई की हुई अपनी छोटी रेशमी टोपी पहन रखी है, जिसे वो केवल स्पेशल डेज पर ही पहनते थे, जैसे कि अवार्ड वगैरह बांटना हो तो उस दिन पहनते थे। इसके अलावा उसने ये भी नोटिस किया कि आज पूरा का पूरा स्कूल जो है ना, वो काफी अलग दिख रहा है और काफी गंभीर भी है। और सबसे ज्यादा तो उसे इस बात ने चौंका दिया कि जो पीछे का बेंच था वो हमेशा खाली रहता था, लेकिन आज जो है वो गांव के सारे लोग उस पर बैठे हुए हैं। तो ये सोचने लगता है कि यार ऐसी कौन सी बात हो गई कि जितने भी गांव के लोग हैं वो पीछे बेंच पर बैठे हुए हैं। आज से पहले तो नहीं देखा मैंने इनको यहाँ पर बैठे हुए। वो यूं सोच रहा था, दया कुछ तो गड़बड़ है। अपना 3 कोने टोपी पहने हुए बुड्ढा हाउजर, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इनके अलावा कई सारे व्यक्ति जो है ना, वो काफी उदास लग रहे थे। बुड्ढा हाउजर जो है ना, वो एक प्राइमर लेके आया था, उसके किनारे मुड़े हुए थे और इसने इसे अपने घुटनों पर रखकर खोल रखा था। उसका बड़ा चश्मा पेजों के बीच में पड़ा हुआ था। जब तक वो ये सारी चीजें नोटिस कर ही रहा था, तभी जो एमएमएल है ना, वो अपने कुर्सी पर चढ़ जाते हैं और गंभीर और शांत आवाज में, Don't have time to read the newspaper? Don't worry. Download in shorts to बोलते हैं, मेरे बच्चों, यह मेरे द्वारा पढ़ाई गई आज तुम्हारी अंतिम पाठ होगी। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेक और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तुम्हारा नया टीचर कल आ रहा है। यह तुम्हारी फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान दें। वो बच्चा सोचता है कि ये कैसे चौंका देने वाले शब्द हैं। ओह अभागे लोग, तो यह था जो उन्होंने टाउन हॉल के पास लगा रखा था। यानी कि उस बुलेटिन बोर्ड पे यही नोटिस लगी हुई थी कि आज से जो एल्सेक और लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट है, उनके बच्चों को जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। उनकी जो मातृभाषा है वो उनसे छीन ली जाएगी। इसीलिए पूरा शहर, पूरा स्कूल जो है ना, वो काफी गंभीर और शांत था। मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। तो वो बच्चा बोलता है, लेकिन क्यों? मुझे तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं आता। क्या मैं आगे बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा? फिर मुझे यहीं रुकना होगा। ओह मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैं पक्षियों के अंडे खोजने के लिए अपने स्कूल बंक कर देता था। काश कि सार पर फिसलने के लिए मैं अपने स्कूल नहीं छोड़ता। मेरी किताबें जो अभी कुछ देर पहले ही मुझे काफी बकवास लगती थी, उन्हें उठाकर चलना कैसा बोझ लगता था। अब वही ग्रामर और संत के हिस्ट्री जो है वो मुझे अपने मित्र लगने लगे हैं, जिन्हें अब मैं छोड़ नहीं सकता, यह सोचकर कि अब वो मुझसे जा रहे हैं। अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं एम हेमेल के रूलर और उनकी विचित्रता को भूल चुका था। ये सब सोचते सोचते मेरे दिमाग से उनके डंडे का डर खत्म हो चुका था। किसी का भी डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यार उनसे उनकी भाषा छीनी जा रही है। बेचारा, तो इस लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने रविवार के दिन पहनने वाले कपड़े पहन रखे हैं आज। अब वो बच्चा समझ गया था कि उन्होंने वो ड्रेस क्यों पहन रखा है और जो गांव के जितने भी बच्चे हैं या फिर जो भी लोग हैं वो डेस्क पे पीछे क्यों बैठे हुए हैं। क्योंकि यार उन सबको भी काफी दुख हो रहा था कि वो स्कूल में ज्यादा क्यों नहीं आए, क्यों वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए। इन सब का दुख था उनको। हमारे टीचर एम हेमेल जो इस स्कूल में 40 साल से फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, उनको ये लोग धन्यवाद कहने आए थे। गांव वालों का यहाँ आना और पीछे बैठना उनको धन्यवाद कहने का एक तरीका था। वो अपने देश के प्रति भी आदर और सम्मान दे रहे थे, जो कि अब उनका है ही नहीं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बता दिया था कि जो प्रूशिया था वो एल्सेक और लॉरेंस को अपने कब्जे में कर लेता है। अब उन सारे बच्चों को और गांव वालों को रियलाइज हो रहा है कि काश हमने भी अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा सीख ली होती। क्योंकि जब किसी से उनकी मातृभाषा छीनी जाती है, मैं ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि मुझे मेरा नाम सुनाई देता है। अब सुनाने की बारी मेरी थी। पार्टिसिपल्स के उन भयंकर नियमों को सुनाने के युग में, यानी कि उसके बदले में अगर मुझसे कोई कुछ ले लेता तो मैं क्या कुछ न दे देता। अगर मैं उन्हें साफ साफ शब्दों में बिना हिचकिचाए, बिना गलती किए हुए सुना पाता तो। यानी कि फ्रांस ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं पार्टिसिपल्स के बारे में मिस्टर एम हेमेल को बहुत ही अच्छे से सुना पाता बिना किसी भी गलती किए हुए, उसके बदले में अगर मुझसे कोई कुछ ले ले तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पहले शब्द पे ही वो लड़खड़ा जाता है। वो घबरा गया, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई और घबरा कर उसने अपने डेस्क को जोर से पकड़ लिया। नजरें ऊपर उठाने की उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसने सुना कि एम हेमेल उसको कुछ बोल रहे हैं। ओह मेरे नन्हे फ्रांस, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना। देखो बात क्या है ना कि हम डेली अपने आप से कहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, आज नहीं तो कल याद कर लेंगे। लेकिन अब तुम देख सकते हो कि हम कहां से कहां निकल गए। ओह एल्सेक के साथ यही बड़ी समस्या है।
वो आज का काम कल पर टाल देते हैं, वो पढ़ने को कल पर टाल देते हैं। अब जब वो बाहर के लोग तुमसे मिलेंगे और पूछेंगे कि तुम अपने आप को किस अधिकार पर फ्रेंच बोल रहे हो, फ्रांस के निवासी बोल रहे हो, तो तुम क्या करोगे? वो तुमसे पूछेंगे कि क्या बात है कि तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो और फिर भी तुम अपनी मातृभाषा नहीं बोल सकते हो और नहीं लिख सकते हो। एम हेमेल ने बात यार एकदम 100% की बोली। कोई अगर उस बच्चे से जिसका नाम फ्रांस है उससे आकर बोलेगा कि तुम अपने आप को फ्रांसीसी बोलते हो, फ्रांस के बोलते हो, तो तुम एक काम करो कि मुझे फ्रांस बोल के बताओ या फिर उसे लिख कर बताओ। ना वो बोल पाएगा और नहीं लिख पाएगा क्योंकि उसको आता ही नहीं है। देखो बुरा मत मानो, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी यार अपनी मातृभाषा को भूल रहे हैं। लोग जो है वो इंग्लिश सीखने के पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुम्हें अच्छी इंग्लिश आती है तो तुम पढ़े लिखे हो, वरना नहीं हो। अपनी मातृभाषा की कोई कदर ही नहीं कर रहे हो। यार मुझे भी काफी अफसोस है कि जिस धर्म से मैं आता हूँ, जिस सनातनी धर्म से मैं आता हूँ, उसकी संस्कृत भाषा मुझे नहीं आती है। हालांकि अब जाकर मैंने काफी बार कोशिश की कि मैं संस्कृत सीख लूं, लेकिन मैं फेल हो गया। पता नहीं, शायद मैं भविष्य में सीख लूं, लेकिन यार हकीकत तो ये है कि मुझे अब तक नहीं आती है। कैसे मैं अपने आप को सनातनी बोलूंगा यार? अभी जैसे उस फ्रांस की हालत है ना, वैसी सेम हालत मेरी हो जाएगी। अगर किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि तुम सनातनी हो तो संस्कृत बोल के दिखाओ, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे आती नहीं है। अगर कोई आकर मुझसे बोल देगा कि गीता के इस अध्याय में क्या लिखा है तो मुझे पढ़कर या फिर मुझे समझाओ, तो मैं नहीं समझा पाऊंगा यार, क्योंकि मुझे न पढ़ने आता है और नहीं बोलने आता है, तो मुझे समझाऊंगा कैसे? इसीलिए मैं तुम्हें भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी मातृभाषा को बिल्कुल मत छोड़ो। अगर मराठी हो तो मराठी बोलो, अगर बिहारी हो तो बिहारी बोलो, इंडिया में हो तो हिंदी बोलो। ये इंग्लिश और बाकी अदर लैंग्वेजेस के पीछे मत भागो। ठीक है, मानता हूँ कि इंग्लिश सीखना जरूरी है क्योंकि काफी सारी चीजें जो है आज के जमाने में सब चीज इंग्लिश में ही लिखी हुई है। ठीक है यार, सीख लो ना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन किसी को जज तो मत करो ना, और अपनी मातृभाषा को तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। खैर मैं टॉपिक से नहीं भटकूंगा, बस मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो बच्चा क्या फील कर रहा होगा इस समय में। एम हेमेल आगे कंटिन्यू करते हुए उस बच्चे को समझा रहे थे, लेकिन नन्हे फ्रांस, तुम सबसे बुरे नहीं हो। इसमें सिर्फ केवल तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें आज तुम्हारा लैंग्वेज नहीं आ रहा है। बहुत बातों के लिए हम सबको अपने आप को दोष देना होगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई के लिए उतने उत्सुक नहीं थे। वे तुम्हें किसी खेत या फैक्ट्री पर काम करने के लिए भेज देते ताकि उससे कुछ आमदनी होती तो उनका घर चलता। और मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने भी तुम्हें पाठ पढ़ाने के बजाय अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या उस समय मैंने तुम्हारे स्कूल की छुट्टी नहीं की? मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितना तुम्हारे माँ बाप और तुम हो। फिर एक बात से दूसरी बात निकलती रही। एम हेमेल फ्रेंच भाषा की बात करता रहा। वो ये कहता रहा कि संसार की सबसे सुंदर भाषा है ये, सबसे क्लियर और लॉजिकल, कि हमें अपने मध्य इसकी रक्षा करनी होगी। हम कभी भी अपनी मातृभाषा को न भूलें, क्योंकि जब किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वे यानी कि उसके जो लोग हैं वो अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ देते तब तक वो पूरी तरह से गुलाम नहीं बनते हैं। फिर उन्होंने एक ग्रामर खोला और पढ़ाना शुरू कर दिया, और मैं ये देखकर हैरान था कि मैं उसे कितनी अच्छे तरीके से समझ रहा था। जो भी वो बोल रहे थे वो कितना आसान लग रहा था। मैं ये भी सोच रहा था कि मैंने कभी भी इतने ध्यान से उनकी बातें नहीं सुनी, और ये भी कि उन्होंने भी इतने धैर्य से कभी हमको नहीं समझाया। कुछ ऐसा लग रहा था कि बेचारा वो व्यक्ति जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहता था। एक ही झटके में सारा कुछ हमारे सिर के अंदर भर देना चाहता था। ऑब्वियस सी बात है, आज उसका लास्ट क्लास है तो वो अपना सारा ज्ञान जो भी उसको आता है वो सब चीज देना चाहेगा यार। ग्रामर के बाद हमें लिखना सीखना था। उस दिन एम हेमेल हमारे लिए नई कॉपियां लेकर आए थे जिस पर सुंदर और गोल लिखावटों में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक। ये छोटे छोटे शब्द झंडों के जैसा लग रहा था, जिसे स्कूल के रूम में हर जगह टांग रखा था, डेस्क के ऊपर, रॉड में, इधर उधर हर जगह। तुम ये देखकर आश्चर्य हो जाते कि किस तरह से सभी लोग एक साथ बैठकर अपने काम में लगे हुए थे। कोई भी शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल शांत। कागज के ऊपर पेन से लिखे जाने की ही सिर्फ केवल आवाज सुनाई दे रही थी। इतने शांत ढंग से सब अपने अपने काम में जुटे हुए थे। अक्सर क्या होता है, टीचर जब हमें कुछ देता है तो हम यार एकदम लिखते हैं, मस्ती करते हैं, हल्ला उल्ला सब होता है। लेकिन आज जब उन लोगों को पता है कि आज मेरा अंतिम क्लास है तो वो लोग एकदम शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि अगर आज नहीं पढ़े तो फिर कईयों नहीं पढ़ेंगे। कुछ बिटल्स यानी कि कुछ कीड़े जो है ना वो रूम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि सब लोग यार एकदम शांत ढंग से अपने काम में लगे हुए थे। यहाँ तक कि जो वो छोटे छोटे कीड़े थे ना जो फिश के हुक में लगते थे ताकि जो उससे मछली हम पकड़ सके, वो भी यार एकदम शांत थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो कीड़े हैं ना वो भी फ्रेंच हैं। छत के ऊपर कबूतर बहुत ही धीमी आवाज में गुटरुगु कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्या वे लोग इस कबूतर को भी जर्मन में गुटरुगु करने के लिए कहेंगे। मैंने जब भी अपने कॉपी से सिर ऊपर उठाकर देखा तो मैंने ये देखा कि जो मिस्टर एम हेमेल है हमारे टीचर, वो कुर्सी पर एकटके बैठे हुए हैं। वे कभी एक तो कभी दूसरे चीजों को टकटकी लगाकर देख रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि उस स्कूल में जितनी भी चीजें हैं उन सबको वो अपने दिमाग में बसा लेना चाहते हैं कि कौन सी चीज कहाँ लगी हुई है। जरा सोचो, 40 साल से वो इंसान उसी जगह पर है
बिल्कुल इसी तरह से खिड़की के बाहर उनका बगीचा है और उसके जस्ट सामने उनका क्लास। केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकनी हुई है, बाकी पिछले 40 साल से सब चीज वैसा का वैसा ही है। बगीचे में लगे हुए अखरोट के वृक्ष अधिक ऊंचे हो गए हैं, यानी कि वो छोटा सा पेड़ 40 साल में उतना बड़ा हो गया है। हाफ वाइन जिसे उन्होंने खुद रोपा था खिड़कियों से लिपट कर छत पर पहुंच गई है। इन सबको छोड़ते हुए उसका दिल कितना टूट गया होगा ना, बेचारा। ऊपर उसके बहन की चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि अपने ट्रंक्स को पैक कर रही थी। ट्रंक्स यानी कि जो पहले के जमाने में छोटा सा एक टीन का डब्बा होता था जिसमें सारे कपड़े उपड़े रखे रहते थे। दादी उदी का तिजोरी जोरी तुमने देखा होगा, गोविंदा के मूवीज में भी तुमने देखा होगा कि एक छोटा सा टीन का अटैची टाइप का रहता था, वही होता है ट्रंक। बाकी हमारे बिहार वगैरह में आजकल भी बड़े बड़े ट्रंक चलते हैं, मतलब काफी बड़ा। उनकी बहन पैकिंग इसलिए कर रही थी क्योंकि अगले ही दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था। एमएमएल और एमएमएल की बहन को देश छोड़कर जाना था, इसलिए वो पैकिंग कर रही थी। यार मतलब तुम सोच सकते हो 40 साल से जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है उसे एकदम से छोड़ के जाने के लिए बोला जा रहा है। जिस जगह पर, जिस गांव में, जिस शहर में तुम रह रहे हो उसे एकदम से तुमको छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। भाई साहब, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने हर लेसन को अंत तक सुना। राइटिंग के बाद हमारी हिस्ट्री की क्लास थी। उसके बाद जो बेबीज हैं वो बी 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 बो बोलकर याद कर रहे थे। कमरे में बिल्कुल बुड्ढे हाउजर ने अपना चश्मा पहन लिया था और दोनों हाथों में अपनी प्राइमर पकड़े हुए उनके अक्षर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। आवेग से भरी उसकी आवाजें कांप रही थी और उसको देखना ऐसा मनोरंजक अनुभव था कि हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। आह, कितनी अच्छी तरीके से मुझे आज भी वो दिन याद है, वो मेरा लास्ट लेसन। हाउजर जिसकी यार फ्रांस बात कर रहा है वो यार एक विलेजर है। तुम कह सकते हो कि वहाँ का हेड है, वो मुखिया वगैरह तुम कह सकते हो, जिसका नाम क्या है, हाउजर। और वो भी रो रहा है, उसकी आवाजें कांप रही हैं। बिल्कुल उसी समय चर्च की घंटी बजती है। इसके बाद धार्मिक पूजा पाठ और ठीक उसी समय ड्रिल से लौटते हुए प्रूशियन लोगों के नारे हमारे खिड़की के नीचे से हमारे अंदर आने लगे। अपनी कुर्सी से लिपटा हुआ एमएमएल उठ खड़ा हुआ। मुझे आज से पहले कभी भी वो उतना लंबा नहीं लगा जितना कि आज दिख रहा है। मेरे मित्रों, वह बोला मैं, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक रखा था, वो आगे नहीं बोल पाए। तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चौक उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर जितने बड़े अक्षर में वो लिख सकते थे उतने में उन्होंने लिखा, वी वेला फ्रांस, यानी कि फ्रांस चिरंजीवी हो। कभी कभी तुमने पंडित जी से सुना होगा, चिरंजीवी भव, यानी कि फ्रांस अमर रहे। और फिर वो रुक गए। अपने सर को दीवार पर झुकाते हुए बिना कोई शब्द बोले हुए उन्होंने अपने हाथों से इशारा दिया कि अब स्कूल समाप्त हुआ, तुम जा सकते हो। उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए ऐसा कहा, बोला कुछ भी नहीं, बस इशारा कर दिया। तो यार देखा तुमने कि किस तरह से वो लोग काफी उदास थे, क्योंकि यार उनकी मातृभाषा उनसे छीनी जा रही थी, उनका देश उनसे छीना जा रहा था। क्योंकि यार जब भी किसी देश पर शासन किया जाता है ना, तो सबसे पहले यार वहाँ की संस्कृति को खत्म करते हैं वो लोग। वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, ये सब को खत्म करते हैं और अपनी संस्कृति को वहाँ पर थोप देते हैं। जैसा कि तुम भी देख सकते हो कि भले ही ब्रिटिश हमारे यहाँ से चले गए, लेकिन उनके द्वारा थोपी गई कुछ चीजें हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। उनकी लैंग्वेज, उनकी तौर तरीके, उनके खाने का ढंग, ये सारी चीजें ब्रिटिश जो भी हमारे ऊपर थोप के गए उसे हमने मॉडर्न होने का एक नाम दे दिया। लेकिन शुरू से ही भारतीय संस्कृति बिल्कुल अलग थी। खैर यार मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना तुम लोग भाग जाओगे। तो यार वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। अगर अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करो और मुझसे हमेशा के लिए जुड़ने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।